चैप्टर कौन सा बताया था? थर्ड चैप्टर हमारा केमिकल काइनेटिक्स। एक्सेस इंपॉर्टेंट, एक्सेस इंटरेस्ट से ज्यादा इजी पूरे क्लास 12 के सिलेबस में तो इतना सिंपल लुक वाला चैप्टर और कोई नहीं। कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल्स कहीं नहीं दिखेंगे और इतना सॉफ्ट थ्योरीज, इतना सॉफ्ट रिजल्ट भी आपको दूसरे चैप्टर्स में नहीं दिखेंगे। तो जरा देखें कि इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोगों को करना क्या है और किस तरह की चीजों को डिस्कस करना है वो समझिएगा, समझना। ये रहा हमारे इस थर्ड चैप्टर का नाम, केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले काइनेटिक्स हमारा जाना पहचाना वर्ड है। किसी मूव करना काइनेटिक्स कहलाता है, किसी चीज का मोशन में होना काइनेटिक्स कहलाता है। तो यहाँ पे यदि इस चैप्टर में ऐसा नाम दे रखा है इन्होंने केमिकल काइनेटिक्स, तो इसका मतलब है कि हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस की, केमिकल रिएक्शंस की उस स्टेज में स्टडी जब वो मूव कर रहा हो, जब वक्त के साथ साथ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हो, उस दौरान आप उनके स्पीड को डिस्कस करते हैं, आप उसके रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते हो। ये जो चीजें हैं वो कहलाती है केमिकल काइनेटिक्स। तो यहां पर आप लिख सकते हैं केमिकल रिएक्शन का मूवमेंट, या आप कह दीजिए केमिकल रिएक्शन के मोशन के बारे में बात करें। अब ये किस तरह की चीज है जरा वो देखना। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with आपकी फिजिकल केमिस्ट्री का वो ब्रांच या एक ऐसा सेक्शन जो हमें डिस्कस करना सिखाता है, किस किस चीज को लेकर, किस किस चीज से रिलेटेड बातें डिस्कस करेगा। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, या फिर आप कह दीजिए रेट ऑफ अ रिएक्शन, ऐसा कह दीजिए स्पीड ऑफ अ रिएक्शन या रेट ऑफ अ रिएक्शन, या फिर कह दो द फैक्टर्स अफेक्टिंग अ रिएक्शन, या फिर उसी के साथ साथ मैकेनिज्म ऑफ अ इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जो हमें ये डिराइव करना सिखाएगा, ऐसे न्यूमेरिकल सिखाएगा कि यदि कोई रिएक्शन हो रहा है तो कितना फास्ट, कितना स्लो,
जैसे कोई कार चल रही होती है, जैसे कोई बोट चल रहा होता है, जैसे कोई एरोप्लेन मूव कर रहा होता है, तो उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी की बात करते हैं। इस पूरे चैप्टर में कार नहीं है, ट्रक नहीं है, बाइक नहीं है, कोई व्हीकल नहीं है, बल्कि उसके जगह हम लोग स्पीड की बात जरूर करेंगे, बट किसी केमिकल रिएक्शन। इसमें दो चीजें पढ़ना मेन होता है। एक तो आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन का, जिसका जिक्र किया, और रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के दो तरीके, एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा हुआ करता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। यदि स्कूल में ये चैप्टर पढ़ चुके हैं हम लोग, तो आप इसको रिवीजन के तौर पे देखो, दोबारा पढ़ो, और नहीं पढ़ा है तो इस पर एक अच्छी सी ग्रिप रखना, क्योंकि मिड टर्म एग्जाम्स में जब ये फिजिकल केमिस्ट्री का सेक्शन होता है, ये चैप्टर रहना ही रहना है और आपको इसको वहां पर एलोबरेट करना पड़ेगा। क्या क्या बात हुई है जरा देखें तो। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद क्या क्या, द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, कोई रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है, कितनी तेजी से, कितनी स्लो, एक तो ये है। यदि स्पीड ऑफ रिएक्शन आप नहीं बोलना चाहते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बोल दो, ये भी वैसी बात है। रेट ऑफ रिएक्शन भी स्पीड ऑफ रिएक्शन ही है, और स्पीड ऑफ रिएक्शन भी रेट ऑफ रिएक्शन ही है, दोनों एक जैसी चीज है। जैसे जैसे आगे जाएंगे मैं थोड़े लॉजिक्स लेता जाऊंगा, लॉजिकली भी डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि आप उससे कनेक्ट हो सके, और थ्योरेटिकली ये जो बोलना चाहता है उसकी भी बात कर सके हम लोग। अच्छा, या फिर कहा इन्होंने फैक्टर्स अफेक्टिंग अ रिएक्शन, कोई रिएक्शन हो रहा हो, वो स्लो हो रहा है, आप उसको जल्दी करवाना चाहते हैं, वो रिएक्शन पहले खत्म करवाना चाहते हैं, तो ऐसी कौन कौन से बदलाव है, ऐसे कौन कौन से चेंजेस हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको बदलकर आप एक स्लो रिएक्शन को फास्ट बना सकते हैं। या कोई रिएक्शन काफी फास्ट है, आप चाहते हैं उसको स्लो करें, उसको कंट्रोल करें, तो कौन से फैक्टर्स है जो स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन को बदलने की ताकत रखता है, कैपेसिटी, क्षमता, आमदा रखता है। और लास्ट में एक कंफ्यूजिंग चीज लिखा हुआ है, सुनना अच्छे से। लास्ट में लिखा है मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन। अब हम तुम क्लास 11 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म की बात करते थे कि दो चीजें यदि रिएक्ट करें तो एक कंपाउंड सर साउंड नहीं आ रहा है। लेट मी चेक। अब कुछ नहीं हो सकता है, यहां सब कुछ ठीक है बच्चों? सर आवाज आ रहा है। अब आवाज आ रही है, ठीक है। और कहा आवाज लड़की होती है, तो डोंट से आवाज नहीं आ रहा है, जब भी बोलो बोलो आवाज नहीं आ रही। क्या मैं सही हूँ या मैं ही गलत बोल रहा हूँ? क्या मैं सही हूँ ना? अच्छा, ठीक है। क्या अब आवाज आ रही है? यस सर। बहुत अच्छा, फिर चलते हैं आगे। हाँ सुनो, ठीक है। तो यहाँ ये मत सोचो कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा, कौन सा नया बॉन्ड फॉर्म होगा, कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो मैकेनिज्म नहीं है बेटा, स्पीड का मैकेनिज्म है। स्पीड का मैकेनिज्म, स्पीड का मैकेनिज्म कैसे समझ सकते हैं? जैसे हम तुम बाइक राइड करते या स्कूटी, तो स्कूटी तो फिक्स है, उसमें गियर्स होते नहीं है, बाइक में गियर्स होते हैं। आप गियर नंबर 1, गियर नंबर 2, 3, 4 अलग अलग, तो उसमें है ना व्हील्स होते हैं इंजन के अंदर, है ना, छोटे और बड़े साइज के व्हील्स होते हैं, गियर चेंज करते हो वो व्हील शिफ्ट होते हैं, और वो उसके वजह से वो जो बाइक की जो पावर है वो यूज करते हैं हम लोग, या कभी वो फास्ट चल पाता है 5 नंबर गियर पे, टॉप गियर पे, या फिर आप उसको स्टार्ट करके आगे बढ़ा रहे होते हैं,
तो वो जो मैकेनिज्म है वो स्पीड से रिलेटेड है। यहां पे भी ये मत सोचना कि ओल्ड बॉन्ड्स को ब्रेक करवाना है, नया बॉन्ड फॉर्म करवाना है, इलेक्ट्रॉन का लॉस किसने किया और क्यों किया, इलेक्ट्रॉन गेन किसने किया क्यों किया, इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह हुआ, है ना, ये सब कुछ नहीं। उसके स्पीड से रिलेटेड ही बातें होंगी। तो इतनी देर में ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही कि इस चैप्टर में हम लोग जो कुछ पढ़ेंगे वो किसी केमिकल रिएक्शन के मोशन के बारे में, किसी केमिकल रिएक्शन के स्पीड के बारे में, किसी केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में ये पढ़ना है। और क्लासिकल डेफिनेशन हमारा ये है और हम लोगों ने इसको यहाँ देखा। लेकिन इसके पहले ये भी देखना होगा कि क्या हम लोग इस चैप्टर में हर तरह के रिएक्शन के रेट को डिसाइड कर पाएंगे, इस पर एक बात करनी है। सुनना जरा, मतलब मुझे बताना पड़ेगा, यहां के बाद मुझे ऐसा कहना पड़ेगा कि क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन है ना, क्लासिफिकेशन समझते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन, मुर्गीकरण कह रहे, वर्गीकरण, गलती से मुर्गीकरण कहा, वर्गीकरण मतलब किसी को कैटेगराइज करना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस बेसिस ऑफ देयर रेट या स्पीड, चलो स्पीड लिखते हैं, थोड़ा कॉमन सा दिखेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड या ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेट। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने सुना होगा आयनिक रिएक्शन के बारे में। आयनिक रिएक्शन कौन सा? वही अपना NaCl, वही अपना KOH का रिएक्शन। तो NaCl बन जाता है और क्या क्या, आओ ना देखो जरा, ठहरो जरा, मैं इसमें सबसे पहला टाइप बोलना चाहता हूं, बहुत ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत ध्यान। पहला टाइप होता है वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, हैंडराइटिंग अच्छी लग रही है, हाँ, वेरी फास्ट रिएक्शन पहला होता है। देखो जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है उनके पेंसिल बॉक्स में आपको अक्सर व्हाइटनर भी मिलता है। उनको पता है कि इतना सुंदर नोट्स बन रहा है, कहीं थोड़ा गड़बड़ हुआ तो व्हाइटनर लगाकर उसको फिर से ठीक करना है, तरह होती है। जिनको मालूम है कि पूरा लिखते नहीं, हम लोग कांड ही करते हैं, यदि वो व्हाइटनर यूज करने लगे तो पूरा व्हाइट वॉश हो जाए नोटबुक का, इसलिए हम लोग छोड़ो वो परिधि वगैरह की, नौशीन वगैरह, ये इनका है। हम लोग का तो कुछ भी है समझ में आना चाहिए। हाँ सुनो, ठीक है, अपराजिता का भी अच्छा, वेरी फास्ट रिएक्शन, अच्छे से सुनना, अच्छे से सुनना। दोज chemical reactions which takes place इंस्टेंटेनियसली, पलक झपकते कोई रिएक्शन हो गया, आपके कुछ समझ में नहीं आया, इतनी जल्दी सब कुछ हो गया, फास्ट रिएक्शन। आप किसी से शिकायत करते हैं कि आपकी भैया शादी हो गई, बुलाया नहीं, तो उनका एक्सक्यूज क्या बताए, सब इतनी जल्दी में हुआ ना, मौका ही नहीं मिला कुछ। अरे वेरी फास्ट रिएक्शन, इंस्टेंटेनियसली, इंस्टेंटेनियसली। और फैक्ट कुछ आपको बुलाना, और आप भी ढीठ होते हैं, आप पूछ के छोड़ते हैं। हाँ चलो, लेकिन हम लोग तो केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, वापस आइए। तो दोज केमिकल रिएक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस, व्हिच टेक प्लेस, क्योंकि हम लोगों ने प्लूरल ले लिया, व्हिच टेक प्लेस इंस्टेंटेनियसली, एक पल में हो जाए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाए। पता कितनी देर में होता है? इतनी देर में।
within 10 to the power minus 12 to 10 to the power minus 16 seconds. अब 10 टू द पावर माइनस 12 और 10 टू द पावर माइनस 16 को जरा महसूस करो। हम लोग आंख मारते हैं ना, एक सेकंड लग जाता है ना। पलक भी झपका तो एक सेकंड का वक्त तो लगता ही है। देखो लगा, नौसीन ने वो ट्राई किया, ठीक है। अब यदि आप 10 टू द पावर माइनस 12 सेकेंड लिखना चाहते हैं अनु, तो 1 बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतने सेकेंड, एक सेकेंड को इतने बड़े नंबर से डिवाइड करो, पढ़ते रहो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, क्या पता नहीं, है ना। उतनी देर तक पढ़ते रहो। तो 0.000000000000001 सेकेंड की बात करो। सेकेंड को इतना छोटा कर दो, उतनी देर में वो रिएक्शन हो जाए। वो रिएक्शन कभी हुआ जिंदगी में? आप लोगों को कभी वो रिएक्शन महसूस नहीं हुआ है। हम लोग महसूस करें जो बॉयज है ना। पीयूष ने महसूस किया होगा, हम लोगों ने किया है कि हम लोग स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, जरा सा टीचर से ध्यान हटा, और जिस पल हमारा ध्यान पढ़ाई से और टीचर से हटा, उसी पल टीचर का ध्यान हमारे पर आ गया। ये कोइंसिडेंस है। और हम लोग इधर थे ही, उन्होंने कहा हो जाओ, हम लोग को लगा कि पूछेगा कि क्या कर रहे हो तुम। ये क्या हमारे एकदम पूरा कान अलग, गाल अलग, दांत अलग, और आंखों के आगे सफेद चमकीली रोशनी चम से करके निकल जाए। वो उस वाले सिचुएशन की बात है। जूनियर क्लास की बात करें, सीनियर क्लास में तो हाँ बात है। सर टू एक्यूरेट होता रहता है पीयूष, भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ होगा शायद, तभी तो इतना अच्छा एक्सप्लेन कर पा रहा। आज सुनो, वापस तो ये इतने कम वक्त में होता है बेटा। अब एक बात बताओ कि यदि इतना छोटा वक्त मिला हमें, इतनी देर में हमारी काहे की औकात कि उस रिएक्शन के स्पीड को मेजर कर ले, उस रिएक्शन का रेट डिस्कस कर सके। आउट ऑफ औकात। पॉसिबल ही नहीं है कि आप ऐसे रिएक्शन के रेट को डिस्कस करने की सोच भी सके, बिल्कुल नहीं। तो इतना फास्ट होता है। और इतना फास्ट कुछ रिएक्शन आप ले लो, मोस्टली आयनिक रिएक्शंस। सुनना बेटा, प्लीज सुनना, मोस्टली आयनिक रिएक्शंस आर very fast, and so their speed or rate can be determined. अब आप बुक ओपन करोगे, उसमें 10 एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। होने के तो हजारों होते हैं, तो जब उतना बड़ा बुक होकर सिर्फ 10 एग्जाम्पल दिए तो है नहीं, एक या दो एग्जाम्पल लेकर वहां से आगे बढ़ेंगे दूसरे टाइप के रिएक्शन में। बुक्स तो देख लेना। अच्छा, जो बच्चे ऑनलाइन है दीजिए आवाज। क्या वीडियो साउंड क्लियर है? यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे यस सुनो, सर आगे सुनो, आगे सुनो। इसके एक दो एग्जाम्पल्स देते हैं। आप ले लो AgNO3 और ले लो क्या, NaCl। अब इसको हम लोग जानते हैं, ये ब्रेक होता है सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन। दूसरा सेक्शन ब्रेक होता है हमारा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। अब इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के साथ होता है अट्रैक्ट,
और दो नए कंपाउंड हम लोगों को मिल पाते हैं, बन पाते हैं। मतलब कंपाउंड हमारा हो गया कौन 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 Ag प्लस के साथ Cl माइनस, AgCl, और तैयार हो गया हमारा सोडियम नाइट्रेट NaNO3। 10⁻⁻6 सेकेंड में ये रिएक्शन संपन्न हो जाती है। ठीक है, इस रेंज में नहीं है, लेकिन 10⁻⁻6 सेकेंड वो भी तो बहुत छोटा है, वो भी तो बहुत छोटा है। तो दैट्स वाई इतना ये काफी फास्ट हो जाता है। आप कुछ और ले लो और इसके साथ NaCl ले लो, तो प्रोडक्ट के तौर पर हम लोगों को ये ब्रेक हुआ। NaOH ले लो, KCl और NaOH ले लो, सॉरी आप ले लो KCl और NaOH, ये प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस, K प्लस और OH माइनस, क्या बना KOH, और Na प्लस और Cl माइनस, क्या बना NaCl। एक और आयनिक रिएक्शन जो फास्ट मत बोलो, सुपर फास्ट, अब ये इतनी तेजी से आपके आंखों के सामने से गुजर गया, आपको पता भी नहीं चले क्या हुआ, तो ऐसे चीज का हम लोग रेट कैसे निकाल सकते हैं? तो इसलिए ये हमारे स्कोप से बाहर है। आपके बुक में या क्वेश्चन पेपर में चैप्टर डिस्कस कर रहे होंगे, चाहे कैसा भी न्यूमेरिकल हो, कैसी भी थ्योरी हो, आपको इस तरह के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले आयनिक रिएक्शंस नहीं देखने। ठीक है, अच्छा थोड़ा और आगे चले हम लोग, ये तो एक चीज हुआ। दूसरे टाइप की बात करें, उसका जस्ट अपोजिट, वेरी स्लो रिएक्शन, बहुत सुस्त, क्या कह दीजिए, द केमिकल which take a day or a month to complete. क्या वेरी स्लो रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे आप रस्टिंग ऑफ आयरन ले लो, लोहे में जो जंग लगता है, क्या वो तुरंत आप ले और मॉइस्चर में रख दिया और 10-15 सेकेंड में उसमें जंग लग जाते हैं, कलर ब्राउन हो गया, क्या उसकी पापड़ी निकलनी शुरू हो गई 10 सेकेंड में? नहीं। यदि ऐसा कुछ लेकर आते और पानी में भी भीगता हुआ, कम से कम एक दिन तो लगता है, तब 2-4 जगह कुछ स्पॉट्स दिखाई पड़ते हैं। हाँ, बहुत अच्छा ले सकते हैं, लेकिन हम लोग जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है उसकी बात अभी कर रहे हैं बच्चों। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग, पेन नहीं खाओ खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, ये बहुत स्लो रिएक्शन है, आप इसको लॉजिकली समझो। एक स्लो रिएक्शन को आप स्टडी करने बैठे, है ना, कोई अभी अभी ताजा ताजा मुंडन करवा के आया है, कोई आप सारा काम धाम छोड़कर उसका जो बेल है, जो टकला है, वहीं पर
मुझे दोबारा बाहर निकला हुआ देख कर ही जान लेना, चाहे दिन भर लगता है तो लग जाए। आप समझ पाएंगे कि क्या बेवकूफी हो रही है। आपको पता भी नहीं चलेगा, शाम होते होते थोड़ा थोड़ा खुर खुर होने लगा है ना। सुबह कहा अलग तरीके का सरफेस था, शाम होते होते रफनेस बदलता है। शाम होते होते यदि वो पीछे से दुपट्टा मार के खींच लो, पीछे गिर जाए, कमम चला जाए, ऐसा सिचुएशन हो जाए। दिखा नहीं कि कब वो उस हाइट तक हेयर ग्रोथ हुआ, लेकिन हो गया, ऐसा सिचुएशन। खैर जो भी हो, तो ये काफी स्लो होता है, इसका भी हम लोग रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते, कुछ कुछ तो महीनों लगा देते हैं, ये भी कुछ बात है। तो अब यहां पर आप लिख सकते हो बीइंग वेरी स्लो, बहुत ज्यादा स्लो होने के कारण reactions are not taken consideration while studying this chapter। इस चैप्टर को पढ़ते समय, रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस करते समय इतना स्लो, इतना सुस्त होता है कि हम लोग इसके रिएक्शन को कैलकुलेट, इसके रेट को, इसके स्पीड को कैलकुलेट करने की सोचते तक नहीं। ये सिचुएशन रहता है, ठीक है। तो जब वेरी फास्ट को छोड़ दिया, काफी तेज होने की वजह से, वेरी स्लो को छोड़ दिया, तो किस तरह के रिएक्शंस को हम लोग लेंगे इस चैप्टर में, है ना, वो बात आती है। तीसरा टाइप, टाइप नंबर 3, किसी ने स्कूल में पढ़ा हो तो नाम बता सकता है? बिल्कुल सही, कौन सा? मॉडरेट रिएक्शन, ना तो बहुत फास्ट और ना तो बहुत स्लो। निखिल ध्यान दीजिए, मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसकी स्पीड ठीक ठाक, वेरी फास्ट रिएक्शन से थोड़ा कम स्पीड हो और वेरी स्लो रिएक्शन से थोड़ा ज्यादा स्पीड। रिया आप मौजूद हो? Yes, sir. ओके ओके। तो इसमें किस तरह के रिएक्शंस आते हैं बच्चों? मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर मॉडरेट। आयनिक रिएक्शंस तो समझते हैं, आपको जो दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स दे रखे थे उन्होंने, वो दोनों केटायंस और एनायंस में ब्रेक होते हैं, और इसका जो केटायन है इसके एनायन से, और इसका जो एनायन है इसके केटायन से, ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं, नया प्रोडक्ट बनना होता है। तो अब मॉलिक्यूलर रिएक्शन कैसा होगा, आप ऐसा करें, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो CH3COO C2H5, नाम याद आया? क्या है ये? इथाइल एसीटेट। क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे हम लोग इन चीजों को। एसीटेट आयन है, इसके साथ इथाइल कनेक्टेड है, इथाइल एसीटेट। इसका करवा दो हाइड्रोलिसिस, इसका करवा दो वाटर के साथ रिएक्शन। अब आप एक सवाल करोगे, बेहतर होगा आप पूछोगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो फिर मैं उस पर ध्यान आपका खींचूंगा। इसका रिएक्शन किससे करवाना है? H2O से। क्या करवा रहे हैं इसका हम लोग? हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ये ब्रेक होता है बच्चों, ये ब्रेक होता है CH3COO माइनस और H प्लस, और ये ब्रेक होता है H प्लस और OH माइनस।
एग्जैक्ट मैकेनिज्म की बात तो करेंगे नहीं। सर साउंड नहीं आ रहा। सर अब भी नहीं आ रहा है। नो सर अब भी नहीं आ रहा है। सर एक बार माइक साफ कीजिए। क्योंकि माइक ऑफ हो गई थी। देखिए तो अब आवाज आ रही होगी ना? यस सर आ रही है। यस सर। बहुत अच्छा। वो थे और ये चार्ज नहीं हो पाया इसलिए। चलो ठीक है, यदि बीच में फिर डिस्कनेक्ट हो तो तुरंत बताना, इंस्टेंटली। ठीक है अनु, ये सोच रही अच्छा हुआ आज मैं यहाँ हूँ। ठीक है, बहुत चालाक। हाँ बच्चों, वापस वापस वापस। नागेंद्र ध्यान दो, ये रहा। अब इसका CH3COO माइनस और इसका H प्लस कंबाइन होकर क्या देगा? एसिटिक एसिड। और ये रहा इथाइल आयन और ये हाइड्रोक्सिल आयन C2H5OH, एसिटिक एसिड। और ये हमारा इथेनॉल। ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन। आपके तरफ से किसी सवाल का इंतजार है। ये मॉडरेट है। ऐसे रिएक्शंस होने में 5 to 10 सेकंड्स लगते हैं, कभी 1 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट्स लगते हैं। जब आप न्यूमेरिकल्स बनाओगे उस वक्त जब रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जाएगी तो आपसे कह देगा कि द रिएक्शन बिटवीन दिस एंड दिस टेक्स 10 मिनट टू कंप्लीट, है ना। उसके बाद आपसे रेट वगैरह कुछ ऐसा पूछेगा। तो मतलब वक्त इतना लगे जो हम लोग देख समझ पाए कि इतने देर में रिएक्शन को स्टडी करने का मौका हम लोगों को मिल पा रहा है। क्या ये ठीक है? कोई सवाल नहीं आया? सवाल सुनना। कहा था कि हम लोगों को बात सर अब भी साउंड नहीं आ रहा। चार्ज हो गया बेटा, हुआ ऑन। एक्चुअली माइक डिस्चार्ज हो गया और इसलिए बार बार खुद से ऑफ हो जा रहा है। क्या अभी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, जैसे ही ऑफ हो तो आप मत बोलना कि आवाज नहीं आ रही, क्या ना माइक ऑफ हो गई, तो फिर तुरंत इसको ऑन कर लिया जाएगा। सनरिचा ध्यान दो, गौर करो। ठीक है, आयंस इसमें भी है तो क्यों नहीं इसको आयनिक रिएक्शन कह दे हम लोग, मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्यों बोलेंगे? ये यदि आयंस है भी बच्चों तो देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जैसी चीजें फिर कंबाइन हो जाते हैं, तो जितनी देर कनेक्ट होकर के दूसरे से कनेक्ट
सर माइक ऑफ हो गया आपका। आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ ठीक है, अब देखते हैं कितने तक चल पाते हैं। आवाज आ गई ना? यस सर, अब आ रही है। सर नहीं आ रही है।
माहिरो, इनको सुनाई पड़ता है? यस सर। ओके, ये फोन का माइक ऑन किया फिलहाल। तनुश्रेया, यस सर। नोट करते रहिए। यस सर। सिद्धिका, रिया, पूजा, यस सर। यस सर। नोट करते रहो। यस कृति, सर। बबीता, ओके। यस सर। एक लाइन छोड़े क्या? छोड़ो, हटा। सर थर्ड स्लाइड कीजिएगा ना। चलिए, नोट हो गया सबका? यस सर। यस सर। ठीक।
बढ़ते आगे। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन देख लिया, अब हम लोगों को आप समझ चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ऐसा समझ, क्योंकि अब पढ़ना है आपके इस चैप्टर में आने वाले टॉपिक्स में सबसे पहला टॉपिक क्या है, वो रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। जो यहां से सीखोगे वही आपको न्यूमेरिकल्स की एबिलिटी देगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है ये 2 in 1 है, दो टाइप के रिएक्शन। इतनी मेहनत करनी है फर्स्ट वाले से देख लो, सेकंड वाले टाइप में जाओगे इट विल टेक 2 to 5 मिनट्स हार्डली, वरना हो सकता है उनके बीच में 3 मिनट्स में काम खत्म हो जाए। सुनना जरा, रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, पहले यहां देखो, यदि हमारे पास एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन हो, ए और बी आपस में कंबाइन होकर हमें ये देकर क्या जा रहे हैं, सी और डी। तो क्या हम लोग इतने छोटे बच्चे हैं कि ये नहीं पता कि ए और बी रिएक्टेंट्स कहलाते हैं और सी और डी को प्रोडक्ट कहते हैं? ऐसी तो बात ही नहीं है। तो लिख दिया, ये रहा ए और बी का पूरा कॉम्बिनेशन, जिसको हम लोगों ने कहा है कि रिएक्टेंट्स हैं, और सी और डी क्या है, हमारा प्रोडक्ट्स। ठीक है, सी और डी प्रोडक्ट्स हो गया। अब बात को समझना, जब तक दो चीजें आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रही होती हैं, तो लेफ्ट वाले चीजों को हम लोग रिएक्टेंट्स और राइट वाले को प्रोडक्ट कहते हैं। यहां पे ये कॉमन बात। जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे वक्त बीतता है, वैसे जैसे ए और बी डिक्रीज होते चले जाते हैं और सी और डी प्रोड्यूस होते जाते, बनते जाते। कहां पे बोलो, यहां नेगेटिव दे दूं तो देना है, तो वहां आने दो बेटा। थोड़ा सा मनोज ठाकुर इस पर आ गए। चलो सुना, अभी मुझे बोल रही थी, अभी तो यही है, तुम मेरा पेपर क्यों हार्ड सेट कर रही हो? सुनो बात, ए और बी, अरे घर पे आपकी जारी होती है, बीच में इस तरफ आटा रोटी का शेप देकर के उस आटे को तवे पे रखते हैं और पकी हुई तैयार रोटी दूसरे खाली कंटेनर में रखते हैं। जब ये काम शुरू हो रहा होता है, उस वक्त ये जो कच्चे आटे से, गूंदे हुए आटे से भरा है, ये जो पतीला है बिल्कुल खाली है। जैसे जैसे एक एक 2-2 मिनट्स बीतते जाते हैं, ये पतीला खाली होता जाता है और पकी हुई भरता चला जाता है। तो वक्त के साथ साथ रिएक्टेंट्स का अमाउंट डिक्रीज करता है। सुनते जाओ, वक्त के साथ साथ रिएक्टेंट की क्वांटिटी डिक्रीज करती जाती है, वक्त के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता जाता है। केमिस्ट्री में क्वांटिटी को, अमाउंट को हम लोग कंसंट्रेशन बोलकर बुलाते हैं। तो एज द टाइम पासेस, the concentration of reactants goes on decreasing and the concentration of products goes on increasing. इसी से डिफाइन करेंगे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को। सुनना अच्छे से सुनना। जो बच्चे ऑनलाइन है आवाज दीजिए। यस सर। यस सर। सुनना, decrease in concentration of reactants or
increase in concentration of products per unit time is called the rate of a reaction. यदि आपने किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन की बात की है तो वक्त के साथ साथ रिएक्टेंट्स को डिक्रीज ही करना है और वक्त के साथ साथ प्रोडक्ट्स को इंक्रीज ही करना है। यदि वो रिएक्शन जिंदा है तो, है ना, मरा हुआ रिएक्शन ले रहे हो, कुछ इधर नहीं हो रहा तो इधर क्या बनेगा, कुछ। अब बात आती है कि क्या हम लोग इसको और किसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आइए देखिए, थोड़ी देर में मैं इनको दोबारा ले लूंगा, फिलहाल इसको सुनना अच्छे से। इन अदर वर्ड्स, ना तो इंक्रीज लिखो ना तो डिक्रीज, ये भी तो लिख सकते हैं। द चेंज इन कंसंट्रेशंस ऑफ reactants or products with time. The change in concentration of reactants or products per unit time. Change in concentration of reactants or products with respect to time. जैसे जैसे वक्त बीतेगा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के कंसंट्रेशन में चेंज आएगा। अब चेंज दो टाइप के होते हैं, या तो कुछ इंक्रीज कर जाए तो कहते हैं चेंज हुआ, या डिक्रीज कर जाए तो कहते हैं चेंज हुआ। आपका एक दोस्त है, कितनी बार तुमने छींक और वो गिर गया, ऐसा 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 है, और आप उनसे 5 साल बाद मिलते हो, यूं मोटा तगड़ा, है ना, हेल्दी टाइप का हो गया, तो हम लोग कह देंगे ना कि भाई तू बदल गया भाई, ऐसा बोलेंगे कि नहीं। या फिर इसके पहले माइनस लगाओ, सिचुएशन उल्टा कर दो, मोलू टाइप का। और अब ऐसा है, और 5 साल बाद मिलते वो स्लिम, छरहरा, सजीला, जबरदस्त, एकदम हैंडसम, डैशिंग, आप फिर बोल देंगे कि भाई बदल गया क्या। पहले से दुबला हो गया तो भी चेंज कर गया, और पहले से हेल्दी हो गया तो भी चेंज कर गया। यहाँ पे यदि चेंज लिख दो ना तो इंक्रीज और डिक्रीज बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपसे ये कहना होगा इन अदर वर्ड्स द चेंज इन concentrations of reactants और प्रोडक्ट्स, लेकिन एक बात लिखना ना भूले, विद टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, पर यूनिट टाइम, ये लिखना मत भूलिएगा। तो लिखना होगा छोड़ो, पर यूनिट टाइम ही लिख देते हैं। पर यूनिट टाइम is called the rate of a reaction। दोनों सही है, आप जब चाहो वो लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब चाहो तब बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक बात हो गई कि रेट ऑफ रिएक्शन साथ साथ या तो रिएक्टेंट्स का डिक्रीज होना या वक्त के साथ साथ प्रोडक्ट्स का इंक्रीज होना, उसी को कह दिया रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगली बात सुनना। अब अगली बात सुनो जरा, इसको हम लोग बता दें कि रेट ऑफ रिएक्शन के दो टाइप होते हैं।
एक कौन सा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। यदि एवरेज सीख गए हम लोग तो इंस्टेंटेनियस में कुछ सीखने को बचेगा, और एवरेज सीखने में कुछ आपको वक्त नहीं लगने वाला है। ये दोनों चीजें, ठीक है। तो हम लोग बात इसी बारे में अभी करके चलेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन तो कर दिया है, बट इस दो टाइप है। आज हम लोगों को एनी हाउ ये टाइप और ये टाइप देख लेना है, उसके बाद हम लोग इनके न्यूमेरिकल्स वगैरह की बात कर पाएंगे। फिलहाल पहले आप इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, कर चुके नोट, ठीक है। अब आइए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को अच्छे से समझ लें, फिर इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे। Let us consider a hypothetical reaction of the type, एक नकली रिएक्शन, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जिसका चेहरा देखने में कुछ ऐसा लग रहा है। और इसके साथ साथ B है एंड प्रोडक्ट बना है C, और एक दूसरा प्रोडक्ट क्या है D। अब ध्यान से सुनना अच्छे से। क्या हम लोगों ने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को अभी पीछे देखा कि ये एक टाइप है पहला रेट ऑफ रिएक्शन का। अब ये होता कैसा चीज है वो सुनना प्लीज। या तो आप कह दे इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ, या इतना मत लिख कर, अच्छा रहने दो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या फिर इसी को लिख सकते हैं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, डिवाइडेड बाय टाइम, फोर्स पर यूनिट एरिया F बाई ए, फोर्स पर यूनिट टाइम F बाई टी, इस तरह का कुछ कहा करते हैं हम लोग फिजिक्स में। तो यहां पर यदि पर यूनिट टाइम की बात है तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ, उल्टा लिखाना, रिएक्टेंट तो डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या फिर आप कह सकते हैं इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन इसका ध्यान रखना होगा कि ये क्या होता है, पर यूनिट टाइम। इसको भी लिखना होगा आपको पर यूनिट टाइम। अब इसी बात को मैथमेटिकली दिखाना है। दिस इंप्लाइज दैट रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल, ध्यान से, माइनस ऑफ डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी, या आप इसको लिख
या इसको लिख सकते हैं प्लस कंसंट्रेशन सॉरी अपॉन डेल्टा टी, या आप इसी को लिख सकते हैं प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डेल्टा टी। इसको जरा पढ़ना, माइनस का साइन लगाया है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है इसलिए, और प्लस का साइन लगाया है क्योंकि वहां पे कंसंट्रेशन के इंक्रीज होने की बात है। तो आप इसको पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स इन कंसंट्रेशन ऑफ डी या इंक्रीज ऑफ सी, क्योंकि सी प्रोडक्ट है, पर यूनिट टाइम, या इंक्रीज। तो रिएक्टेंट्स की बात जब करेंगे तो उनका कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ करेगा, एंड प्रोडक्ट्स की बात जब होगी तो उनका कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ करेगा। तो इतनी बात तो यहां पर एक साथ आ चुकी है। और यदि बाय चांस ऐसा होता, सपोज ऐसा होता कि A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B N मोल्स ऑफ C बनाता है और M मोल्स ऑफ D बनाता है, तो अब ये जो A B और M N है, इनको हम लोग क्लास 11 में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ते वक्त स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कहते थे। ठीक है, ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है, इनका क्या करना है, मतलब बैलेंस करते समय लगाओ, वहीं पे 3 लगाओ। तो यदि उनकी बात होगी तो आपको करना ये होगा, इस केस में आपको ऐसा भी करना होगा, माइनस ये A मोल्स है ना बच्चों, 1 अपॉन A, और उसके अपॉन डेल्टा टी, इसमें डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू प्लस 1 बाई M डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन डेल्टा टी। ये जो डेल्टा है ये एक्चुअली एवरेज रेट को दिखाएगा, और यदि क्लास 11 में आपको याद होगा, आपने एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा था, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फिजिक्स के समय। तो इंस्टेंटेनियस के लिए हम लोग डिफरेंशिएट करते थे और स्मॉल डी यूज किया करते थे, और वो कब आता था, जब टाइम बहुत छोटा हो। यहाँ पे टाइम ठीक ठाक है, कंसिडरेबल टाइम है, इसलिए हम लोग एवरेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको प्लीज नोट कर लो, लिख लो पहले। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, वहां पर ए बी है तो स्मॉल सी स्मॉल डी लिख सकते। अच्छा, जल्दी से कर लीजिए नोट इसको, और इसके नोट होते ही हमें 2 मिनट्स और लगेंगे। फिलहाल ये कौन सा एवरेज, जो बच्चे ऑनलाइन है आवाज दीजिए प्लीज। Yes, sir. ठीक है, श्रेय, Yes, sir. ठीक है, 2 मिनट्स और, सिर्फ 2 मिनट्स। अनु जल्दी, लास्ट। ये तो एवरेज की बात हुई, यदि आप इंस्टेंटेनियस रेट की बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट की बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि फिजिक्स में होता है, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है ये बहुत बहुत ज्यादा स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम की बात करते हैं। तो उस वक्त हमें ऐसा करना पड़ेगा कि इफ
डेल्टा टी टेंस टू 0, बहुत छोटा हो जाए, then the rate of reaction becomes instantaneous, and in this case यदि आप यहां से एवरेज को छोड़ दें और यहां पर बात करें कि हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट की बात लगा दें, तो ऐसे केस में एक छोटा सा चेंज, हर जगह से आप डेल्टा हटा दो, डेल्टा की बात बिल्कुल मत करो, और आपको यहां पे बात करनी होगी सिर्फ इसके डेरिवेटिव्स की। मतलब तब हम लोग क्या बात करेंगे, माइनस ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, माइनस ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी, प्लस ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी, प्लस ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डी टी। ये सिंपल रहा तो, और यदि इनके साथ कुछ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स रह गए, बस कर लीजिए इनको नोट। कुछ और बोलना नहीं है आज के क्लास में। अब इसके बाद हम लोग जब इन पर क्वेश्चंस लगाएंगे तब ये प्रॉपरली खुलकर सामने आएंगे कि इन Yes, sir. चलिए Yes, sir. फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम लोग रुकेंगे